तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 में हमसे क्या पूछा गया है। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैविंग द सेम साइज आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम हाइट h1 एंड h2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास हमें यहाँ पे m1 m2 दे रखा है, दोनों हमारे यहाँ पे क्या है सेम साइज के। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक साथ ड्रॉप कर रहे हैं किसी हाइट से, और उस हाइट को हमने यहाँ पे क्या लिया है, h1 h2 लिया है। आगे क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम दे वुड टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट के टाइम का रेशियो निकालना है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे नीचे कितने समय पर आएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, जो हमारे यहाँ पे रेशियो निकलेगा वो हमारे यहाँ पे सेम निकलेगा। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्या है, अंदर से खोखला है और दूसरा हमारा पूरी तरीके से सॉलिड है, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, दोनों ही यहाँ पे खोखले हैं और दोनों का यहाँ पे क्या है, साइज सेम है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमारी यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें, किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो इस समय जो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमारी यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। और ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, हाइट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। और इसको हम यहाँ पे डिस्टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जो हमारा हाइट होगा वो हमारे किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। तो मैं लिख देता हूँ, जो हमारा हाइट होगा वो हमारे किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, उसमें जो हमारे यहाँ पे एस है उसकी जगह हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एच ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था। तो एक्सलेशन की जगह हमें यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी, ग्रेविटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो यहाँ पे एक्सलेशन लग रहा है वो हमारे यहाँ पे क्या लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो ए की जगह हम यहाँ पे जी ले लेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बनेगा। तो हमें यहाँ पे दो मास दे रखे हैं m1 m2, इसके हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे मास m1 है, मास m1, इसको जो हम यहाँ पे हाइट निकालेंगे, इसको हम यहाँ पे h1 से डिनोट करेंगे। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ जी t1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी दोनों हाइट के लिए वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे क्या स्टार्टिंग पोजीशन है। इसमें जो हमारे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। तो ये हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से जीरो होने के बाद हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ जी टी स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे मास m1 के लिए जो हम यहाँ पे हाइट ले रहे हैं वो h1 ले रहे हैं, और जो टाइम ले रहे हैं वो हम यहाँ पे t1 ले रहे हैं। एज इट इज़ हम यहाँ पे मास सेकंड की बात कर लेते हैं, मास m2। इसके लिए जो हम यहाँ पे हाइट लेंगे वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, h2 होगा। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट पोजीशन पे। तो इसका फॉर्मूला भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, हाफ जी t2 स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे t1 स्क्वायर है ये हमारा हो जाएगा h1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन जी हो जाएगा। और t2 का स्क्वायर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद h2 मल्टीप्लाई 2 एंड नीचे हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। अब हम यहाँ पे दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, t1 स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, h1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन जी, एंड नीचे हमारे यहाँ पे क्या है, h2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन जी। तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे से मल्टीप्लाई होगा और बीच वाला बीच से होगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, h1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई जी, एंड ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, g मल्टीप्लाई h2 मल्टीप्लाई 2। तो ये हमारे g से g कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा हमारे यहाँ पे कितना, h1 अपॉन h2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं t1 अपॉन t2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर लग रहा है। इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, h1 अपॉन h2 हो जाएगा। और फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, t1 अपॉन t2। तो जो हमारे यहाँ पे स्क्वायर है इसको हटाएंगे तो सामने वाली वैल्यू हमारी किस में हो जाएगी, अंडर रूट में हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे अंडर रूट h1 अपॉन h2 हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना था, टाइम का रेशियो निकालना था दोनों ऑब्जेक्ट का, जो कि यहाँ पे निकल के आ चुका है अंडर रूट h1 अपॉन h2, या कह सकते हैं अंडर रूट h1 रेशियो अंडर रूट h2। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट h1 रेशियो अंडर रूट h2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी रखी थी कि जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, होलो है, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे सॉलिड है। तो इसमें जो हमारा रेशियो होगा वो हमारे यहाँ पे सेम होगा कि नहीं होगा वो हमें बताना है। तो जो हमारे यहाँ पे टाइम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो हमारे यहाँ पे हाइट पे डिपेंड कर रहा है, ना कि मास पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरे में यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों यहाँ पे खोखले हैं और साइज यहाँ पे सेम होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखोगे, जो हमारे यहाँ पे रेशियो t1 t2 है विल रिमेन द सेम इन ईच केस, क्योंकि यहाँ पे टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम पे कब फर्क पड़ेगा, जब हमारे यहाँ पे इसके हाइट पे फर्क पड़ेगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।